हे स्टूडेंट्स, हेलो स्टूडेंट्स। तो एक बार फिर से वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल भारत ज्ञान केंद्र में, वही जोश और वही उमंग के साथ। तो जैसे कि आपने देखा कि मैं पिछले वीडियो अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप आई बटन पर क्लिक कीजिए और जाइए पिछला वीडियो देखिए, और उसके बाद आप इस वीडियो को देखिए और कंटिन्यू कीजिए। आज हम लोग जानने वाले हैं इस वीडियो में कि कौन सी रेखाएँ समांतर होगी, कौन सी रेखाएँ संपाती होगी और कौन सी रेखाएँ पार्लेल होगी, और कौन सी रेखाएँ एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी। इन सारी बातों को इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, और साथ ही साथ हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से जानेंगे किस तरह से किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करते हैं और कैसे उसका आंसर फाइंड करते हैं। तो मेरा आपसे ये निवेदन है कि आप इस वीडियो के शुरू से अंत तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं इस वीडियो में क्या है। सबसे पहले मैंने यहाँ पर कुछ नोट्स लिख दिए हैं जो कि आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये नोट्स जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस नोट्स में मैंने दिखाया है कि किस तरह से अगर दो ये आपको लीनियर इक्वेशन रहेगा पेयर में, एक्स और वाई के पेयर में, तो किस तरह से आप उसको ग्राफिकल निरूपण में कौन सी रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी, यानी कौन सी रेखाएं इंटरसेक्टिंग लाइन्स होंगी और कौन सी रेखाएं कोइंसिडेंट लाइन्स होगी और कौन सी रेखाएं पैरेलल लाइन्स होगी, और कौन सी रेखाएं जो है उस किस समीकरण का जो दो चर वाला रैखिक समीकरण है उसमें से किस समीकरण का केवल एक हल होगा और किस समीकरण का अनेक हल होगा और किस समीकरण का कोई हल नहीं होगा। इन सारी बातों का भी हम लोग इस वीडियो में जिक्र करेंगे और देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे। सबसे पहले देखिए आप लोग, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को हम लोग किस फॉर्म में व्यक्त करते हैं। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया कि इसको हम लोग ax + by + c = 0 के फॉर्म में व्यक्त करते हैं। मैं आपको यहाँ पर लिख कर दिखा देता हूँ। ax + by + c = 0 के फॉर्म में व्यक्त करते हैं। लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं केवल एक लीनियर इक्वेशन की नहीं, हम लोग बात कर रहे हैं टोटल पूरे पेयर के बारे में बात कर रहे हैं। हम लोग को दो पेयर चाहिए, क्योंकि एक लीनियर इक्वेशन के बारे में हम लोग क्लास 9 में पढ़ चुके हैं, लेकिन इस क्लास 10 में हम लोग पढ़ने वाले हैं 2 यानी दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के बारे में। तो यहाँ पर हम लोग इसको a1 मान लेते हैं, इसको b1 मान लेते हैं, इसको c1 मान लेते हैं, फिर इसको 0 के बराबर करते हैं। और एक और हम लोग इसका लीनियर इक्वेशन का पेयर ले लेते हैं इन टू वेरिएबल्स का, a2x + b2y + c2 = 0 मान लेते हैं। अब देखिएगा कंडीशन क्या है, आप इस बात को समझिएगा। अगर आप इस थ्योरी को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं तो आपको एक्सरसाइज 3.2 का बहुत सारा क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। आप ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर क्या कह रहा है कि अगर इसका जो रेशियो निकाल रहा है, ये रेशियो कंपेयर किया जा रहा है इसमें से। देखिए इसका अगर रेशियो कंपेयर किए तो a1/a2 = b1/b2 होता है। सॉरी, ये a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है। तब क्या होगा, और यहाँ पर एक बार बराबर हो जाएगा, ठीक है। तब होगा क्या, ध्यान से समझिएगा। तब क्या होगा कि अगर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 रहता है तो वो लाइन जो है एक दूसरे को इंटरसेप्ट करती हैं, एक दूसरे को काटती हैं, ठीक है। और अगर वो ए लाइन एक दूसरे को काटेगी, एक दूसरे को इंटरसेप्ट करेगी, तो इस स्थिति में उनका केवल और केवल एक हल ही संभव है। एग्जैक्टली वन सोल्यूशन कैन बी पॉसिबल फॉर दिस सिचुएशन। अब बात करते हैं कि अगर सब बराबर हो जाए, अगर इनका रेशियो लिया जाए a1 और a2 और b1/b2 और c1 और c2 का रेशियो लिया जाए, हमें दिया रहेगा दो पेयर दिया रहेगा और हम उसमें रेशियो देखेंगे। अगर सारे रेशियो बराबर हो जाते हैं एक दूसरे के, तब वो रेखाएँ क्या कहलाएंगी, वो रेखाएँ संपाती रेखाएँ कहलाएंगी, यानी कोइंसिडेंट लाइन्स कहलाएंगी। और इस स्थिति में उसका अनेक हल पॉसिबल होगा। अब बात करते हैं कि उनमें से जो रेखाएँ दिए गए हैं, जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स दिए गए हैं, अगर उनमें से दो चीज़ें यानी a1 और a2 बराबर होता है b1 और b2 के, लेकिन वो c1 और c2 के बराबर नहीं होता है, तो उस कंडीशन में होगा क्या कि ये रेखाएं एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगी। और इस कंडीशन में इनफाइनाइट उसका सॉल्यूशन पॉसिबल हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, इस कंडीशन में इसका कोई सोल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा, नो सोल्यूशन पॉसिबल होगा। अगर ये रेखाएं a1 और a2 जो है बराबर हो जाएगा b1 और b2 के, और नहीं बराबर रहेगा c1 और c2 के, तो रेखाएं तो पैरेलल होंगी, लेकिन इस कंडीशन में इसका कोई हल पॉसिबल नहीं होगा। अनेक हल, इनफाइनाइट हल केवल इसी कंडीशन में पॉसिबल होगा जब रेखाएँ क्या होंगी, कोइंसिडेंट लाइन्स होंगी, यानी संपाती रेखाएँ होंगी। और जब ये सारी रेखाएँ एक दूसरे के बराबर होगी तभी ये रेखाएँ क्या होंगी, संपाती होंगी। और इस कंडीशन में आपको क्या होगा, इस कंडीशन में आपको कोई सॉल्यूशन यानी नो सॉल्यूशन प्राप्त होगा। आप उसका हल करिएगा तो आपको कोई भी सॉल्यूशन प्राप्त नहीं होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसके बारे में अच्छी तरीके से,
और मैं आपको NCERT बुक का जो उसमें आपको ये थ्योरी दिया गया है उसका भी स्लाइड दिखा देता हूँ। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इस स्लाइड को इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं, और फिर उसके बाद हिंदी मीडियम वाले बच्चे इस स्लाइड को यहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए फिर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो बढ़ते हैं हमारे एग्जाम्पल की तरफ। आप लोग यहाँ पर क्वेश्चन देख सकते हैं, मैंने क्वेश्चन फ्रेश कर दिया है। ये क्वेश्चन जो मैंने पीछे थ्योरी बताया उसके ऊपर ही बेस्ड है। अगर आप थ्योरी को अच्छी तरह से समझ लेते हो तो आपके लिए क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, आप आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। आप कॉन्सेप्ट को सीखिए, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज एवरीथिंग। अब बात करते हैं यहाँ पर इस क्वेश्चन की। जैसे कि मैंने बताया कि आपको कि कोई भी हम लोग इसमें क्या लेंगे कि रेशियो लेंगे। हम लोग रेशियो का कंपैरिजन करके बताएंगे कि कौन सी रेखाएं इंटरसेप्टिंग है और कौन सी रेखाएं कोइंसिडेंट है और कौन सी रेखाएं आपको पैरेलल है, अर्थात कौन सी रेखाएं आपको ये प्रतिच्छेद करती है, संपाती है और समानांतर है। बात करते हैं इसके। देखिए तो हम लोग यहाँ पर जैसे कि जानते हैं कि AX प्लस AX और B1y प्लस C1 इक्वल टू 0 है, और A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0 है। तो हम लोग कंपेरिजन करते थे, ठीक है, कंपेरिजन करके बताते थे। अगर क्या होगा कि A1 और A2 नॉट इक्वल टू होगा B1 और B2 का, तो क्या हो जाएगा, ये लाइन्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, प्रतिच्छेद करेंगे, और इनका केवल और केवल एक हल संभव होगा। और अगर ये लाइन्स जो है बराबर हो जाए आपस में, तीनों लाइन बराबर हो जाए C1 और C2 का, तब क्या होगा कि ये जो लाइन्स जो होगी वो कोइंसिडेंट हो जाएंगी, अर्थात संपाती हो जाएगी। और संपाती का अर्थ क्या होता है, कोइंसिडेंट का मतलब होता है एक के ऊपर एक लाइन, इस तरह से लाइन हो जाएंगी। ध्यान समझिएगा, एक लाइन के ऊपर लाइन हो जाएंगे, कोइंसिडेंट हो जाएंगी। और प्रतिच्छेदी लाइन का मतलब तो लोग समझते ही हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन के मतलब आप लोग समझते हैं कि वैसे लाइन एक दूसरे को क्या करेंगे, इस तरह से कट कर देंगे। आप लोग देख सकते हैं कट कर देंगे। और समांतर का मतलब भी आप समझते ही हैं, एक दूसरे का समांतर हो जाएगी। और समांतर होने के लिए कंडीशन ये है कि A1 और A2 बराबर होना चाहिए, लेकिन B1 और B2 बराबर नहीं होना चाहिए C1 और C2 के। तो इस कंडीशन में लाइन्स क्या होंगी, आपको लाइन्स जो हो जाएंगी वो पैरेलल हो जाएंगी। तो वही हम लोग कंडीशन यहाँ पर अप्लाई करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयत्न करेंगे और इसे समझने का प्रयास करेंगे। अब बात समझिए, यहाँ पर क्या है, हम कंपेरिजन कीजिए कि ये A1 की जगह 5 है और A2 की जगह क्या है 7 है, B1 की जगह -4 है। यहाँ पर साइन को भी कंसिडर करना बहुत ही ज़रूरी है, आप साइन को नहीं छोड़ सकते हैं, आपको साइन को लेकर चलना है। तो कंपेरिजन कीजिएगा, 5/7 यहाँ पे लिखा मैंने, और -4/6 लिखा, और 8/-9 लिखा। यहाँ पर ये दो ही चीज़ हमने देखा, पहले ही दो चीज़ में देख लिया कि बराबर नहीं है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो लाइन है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी और प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाएंगी। और इनका हल कितना होगा, केवल और केवल एक हल पॉसिबल है इसका। यहाँ पर ये रेखाएं क्या होंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं हो जाएंगी, ठीक है, यानी इंटरसेक्टिंग लाइन्स हो जाएंगी। समझ में आ रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मैंने इसका ये पार्ट नहीं लिखा है, मैं इसका इस पार्ट लिख देता हूँ। क्या है यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन का ये पार्ट मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मैं यहाँ पर छूट गया था। 18x + 6y + 24 इक्वल टू 0 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ध्यान से समझिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, तो देखिए 9/18 लिखिए, यहाँ पर 3/6 लिखिए और 12/24 लिखिए। ध्यान समझिएगा। अब यहाँ पर देखिए 1/2 आ जाएगा, यहाँ पर भी 1/2 आ जाएगा, और यहाँ पर भी 1/2 आ जाएगा। ये आपस में सब बराबर हो गया। और अगर सब बराबर होते हैं तो इस कंडीशन में लाइंस क्या होती है, कोइंसिडेंट होती है, यानी एक दूसरे के संपाती होती है। और इस कंडीशन में अनेक हल पॉसिबल है। यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, संपाती रेखा लिख देंगे, ठीक है। अब बात करते हैं, ध्यान समझिएगा, इस थर्ड वाले एग्जाम्पल की बात करते हैं, थर्ड वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें देखिए क्या है, इसमें यहाँ पर मैं लिखता हूँ 6/2 है और -3/-1 है, ठीक है, और 10/9 है। तो माइनस में कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर कैंसिल शुरू कर दीजिए। और यहाँ पर भी 3/1 आ जाएगा, मतलब दो चीज़ें बराबर हैं और एक चीज़ बराबर नहीं है। तो इस कंडीशन में जो लाइंस होती हैं वो क्या होती हैं, समानांतर होती हैं। क्या लाइंस होती है, समांतर होती है। लाइन क्या होती है, समांतर होती है, यानी एक दूसरे के पैरेलल होती है, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग पॉइंट को नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं और कुछ एग्जाम्पल में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग किसके बारे में, हम लोग बात करेंगे कि कब
कोई आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल असंगत होगा और कब लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल संगत होगा। हम लोग देखेंगे कि कब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन असंगत होगा और कब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन संगत होगा। तो उस असंगत होने के लिए क्या होना पड़ेगा, उसको पैरेलल होना पड़ेगा। मतलब फॉर इनकॉन्सिस्टेंट लाइन्स, यानी असंगत होने के लिए लीनियर इक्वेशन शुड बी पैरेलल, उन्हें पैरेलल होना पड़ेगा। और उनके संगत होने के लिए क्या होना पड़ेगा, लीनियर इक्वेशन को प्रतिच्छेदी होना पड़ेगा और उन्हें साथ साथ संपाती भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर और कर लीजिएगा। ठीक है, और संपाती भी हो सकता है। मतलब फॉर कॉन्सिस्टेंट लाइन्स शुड बी इंटरसेक्टिंग और को इंसिडेंस, मतलब कॉन्सिस्टेंस लाइन्स के लिए क्या होना चाहिए कि जो लीनियर इक्वेशन का पेयर है वो आपको इंटरसेक्टिंग होना चाहिए या फिर कोइंसिडेंस होना चाहिए। ठीक है, इस फॉर्म में होना चाहिए या फिर इस फॉर्म में होगा। अगर इस फॉर्म में होगा तो वो क्या कहलाएंगे, वो वो दो चर वाले रैखिक समीकरण जो हैं वो संगत कहलाएंगे। और अगर रेखाएं प्रतिच्छेदी हुई और रेखाएं अगर समांतर हुई, अगर रेखाएं पैरेलल हुआ तो उस कंडीशन में आपको वो असंगत कहलाएगा। ठीक है, ध्यान समझिएगा। 9 भी ठीक है, मैंने लिखा है। अब यहाँ पर हम लोग उसी चीज़ को एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयत्न करेंगे। यहाँ पर एग्जाम्पल क्या दिया है, 3x + 2y = 5 और 2x - 3y = 7 दिया है। तो हम लोग इसको देखेंगे, ध्यान समझिए। तो हमने देखा कि 3/2 दिया है और 2/-3 दिया है और 5/7 दिया गया है। तो ये बराबर है ही नहीं, बराबर नहीं है। तो ये लाइन क्या है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे, यानी ये लाइन इंटरसेक्टिंग है। और मैंने बताया कि अगर लाइन इंटरसेक्टिंग होगा तो रेखाएं कैसी होंगी, संगत होगी। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं कॉन्सिस्टेंट्स, यहाँ पर लिखेंगे क्या, कॉन्सिस्टेंट लिख देंगे। ठीक है, मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे, इसको संगत बोलेंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की। नेक्स्ट में दिया है 2x = 4, यानी 2 4 को कंसिडर कीजिए। 2 4 लिखा हमने और -3 - 6 लिखिए और 8/9 लिखिए। तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा आपस में, माइनस माइनस कैंसिल हो गया और बचा क्या, 1/2 बचा यहाँ पे और यहाँ भी 1/2 बचेगा। ये आपस में बराबर हो गया, लेकिन ये आपस में बराबर नहीं है। मतलब एक चीज़ बराबर है और दूसरी चीज़ बराबर नहीं है। तो लाइन्स कैसी हैं, लाइन्स एक दूसरे के पैरेलल होंगी। और मैंने बताया अभी कि अगर लाइन एक दूसरे के पैरेलल होंगी तो हमारा जो दो चर वाला रैखिक समीकरण होगा और ये लाइन्स होंगी वो असंगत होंगी। वो क्या होंगी, लाइन्स असंगत होगी, यानी इनकॉन्सिस्टेंट होगी। यहाँ पे लाइन क्या होगी, इनकॉन्सिस्टेंट लाइन हो जाएंगी। ठीक है, यानी असंगत हम लोग इसको हिंदी में लिख देंगे। अब बात करते हैं थर्ड एग्जाम्पल के। थर्ड एग्जाम्पल पर समझने का प्रयत्न कीजिएगा। यहाँ पर ये फ्रिक्शन वैल्यू दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर 3/2 लिखा और बाई हमने 9 लिखा। ठीक है, तो 9 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और हमने क्या लिखा, 5/3 लिखा और बाई -10 लिखा। तो -10 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 के साथ और 7/40 लिखा, 7/40 लिखा। ध्यान समझिएगा, 2 में 9 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। 3/18 लिखिए यहाँ पे और -10 में 3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो -30 आ जाएगा और 7/40 है। 7/40 को 1/2 लिख सकते हैं और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस में 1/6 लिख सकते हैं और इसको 1/6 लिख सकते हैं। यहाँ पर ध्यान से समझिएगा तो कोई चीज़ आपस में बराबर नहीं है। यहाँ पर 1/6 लिखा है लेकिन यहाँ पर -1/6 लिखा है और इसीलिए ये बराबर नहीं है। A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। तो ये रेखाएं कैसी रेखाएं हो जाएंगी, एक दूसरे की प्रतिच्छेदी रेखाएं हो जाएंगी। अर्थात इसका केवल और केवल एक हल ही पॉसिबल होगा। अर्थात ये जो लाइन्स है वो क्या हो जाएगी, कॉन्सिस्टेंट हो जाएंगी, संगत हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर हम लोग कॉन्सिस्टेंट लिख देंगे। ठीक है, यहाँ तक नोट कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। Now at last in this video we have to talk about the graphical representation of a pair of linear equation in two variables। ठीक है, तो हमें इस वीडियो के अंत में क्या देखना है कि किस तरह से हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, आलेखीय या ग्राफीय निरूपण करते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म का। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म मैंने लिया है। ये क्या है, ये युग्म है और ये पेयर है। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का
ग्राफीय निरूपण या आलेखीय निरूपण, इसका हिंदी अर्थ ये होगा, ध्यान समझिएगा। अब आगे देखिए, यहाँ पर मैंने दो समीकरण ले लिया है जो कि दो चर में है। यहाँ पर चर कितने हैं? दो है। यहाँ पर x और y दो चर है, ध्यान समझिएगा। तो हम लोग करेंगे क्या कि इसके लिए हम लोग दो बॉक्स बना लेंगे जिस पे हम लोग पॉइंट्स को डिनोट करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर y का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू हम लोग कुछ रखेंगे तो y का वैल्यू कुछ रखना पड़ेगा। तो पहले ही हम लोग y का वैल्यू डिसाइड कर लेते हैं कि y किसके बराबर होगा। तो हमने देखा कि 3y जो है वो 6 माइनस एक्स के बराबर होगा। ये y इक्वल टू क्या होगा, 6 माइनस एक्स इक्वल टू 3 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर पॉइंट्स रखेंगे हम लोग, x का पॉइंट आएगा और यहाँ पर y का पॉइंट आएगा, ठीक है। और y ये किसके बराबर है, y इसके बराबर है, ध्यान दीजिएगा। फिर मैंने एक और बॉक्स लिया, यहाँ पर एक और बॉक्स मैंने लिया इसमें। अब ध्यान से समझिएगा क्या करना है। यहाँ पर एक और बॉक्स लिया मैंने, यहाँ पर भी x लिखा और y लिखा, ठीक है। अब y का मान यहाँ से फाइंड करते हैं हम लोग। यहाँ पर लिखेंगे 3y इक्वल टू 2x माइनस 12 लिखा हमने, और y लिखा y इक्वल टू 2x माइनस 12 अपॉन 3 हो जाएगा। y का मान यहाँ से फाइंड हो जाएगा, ठीक है। अब बारी बारी से हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट्स को डिनोट करेंगे। हम यहाँ पर नीचे एक और छोटा सा चीज़ बना देते हैं। ये चीज़ आपको a पॉइंट दर्शाता है, ये b पॉइंट दर्शाता है, ठीक है। और ये देखिए, ये c पॉइंट दर्शाता है, ये d पॉइंट इंडिकेट करता है, दर्शाता है। अब आगे हम लोग देखेंगे इसमें क्या होगा। देखिए ध्यान समझिए, अगर हम लोग x का वैल्यू क्या रखते हैं, 0 रखते हैं, x का वैल्यू क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, तो क्या होगा कि x का वैल्यू 0 रखेगा तो y का वैल्यू क्या मिलेगा, 2 वैल्यू मिल जाएगा। और अगर x का वैल्यू 6 रखते हैं तो y का वैल्यू क्या मिलेगा, 0 मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। अब देखिए, x के वैल्यू हम लोग यहाँ पर 0 रखते हैं, 0 रखें x का वैल्यू, तो y का वैल्यू क्या मिलेगा, -4 मिल जाएगा। और अगर x का वैल्यू 3 रखा हमने, x इक्वल टू 3 रखा, तो यहाँ पर हो जाएगा, ध्यान समझिएगा, 3 2 6, यहाँ पर 6 हो जाएगा और नीचे -12 है। तो -12 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा, -6 बच जाएगा और 3 नीचे है, यानी -2 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर -2 आ गया, तो ये चीज़ यहाँ पर आ गया। अब मैं इसी चीज़ को इसमें पॉइंट के माध्यम से डिनोट करने का प्रयत्न करूँगा। अब ध्यान समझिए, हमें 0 2 लेना है, तो यहाँ पर 0 होता है 0, और y की जगह 2 लेना है, तो y पे 2 यहाँ पर हमने ले लिया। ये जो पॉइंट है आपको AB पॉइंट है, ठीक है, AB पॉइंट है 0 2। अब फिर 6 0 लेना है, x की जगह 6 रखना है, 6 और ये 0 है, ठीक है। ये 6 0 है, 6 0। ये पॉइंट जो है, सॉरी, ये पॉइंट केवल a को दर्शाता है, ये पॉइंट केवल a को दर्शाएगा। a क्या है, 2 0 है, और ये पॉइंट केवल b को दर्शाएगा, b क्या है, 6 0 है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। ये a पॉइंट 2 0 को दर्शा रहा है और b पॉइंट 6 0 को इंडिकेट कर रहा है, दर्शा रहा है। अब इसी तरह हम इस इक्वेशन में इसे निकालने का प्रयत्न करेंगे। 0 और -4 है, x का वैल्यू 0 रखा और y का वैल्यू -4। इसको एक्सपेंड कर देते हैं हम, और एक्सपेंड कर देते हैं। y का वैल्यू हमें रखना है -4, ठीक है। यहाँ पर -3 -4 -5 -6, ठीक है। तो y का वैल्यू रखेंगे -4, तो यहाँ पे हमने y का वैल्यू -4 रख लिया। ये पॉइंट c है, c पॉइंट है, और फिर 0 रखना है हमें, x का वैल्यू 0 भी रख लिया, ठीक है। अब बात समझिएगा, अब फिर हम लोग को ये x के वैल्यू रखना है 3, तो x का वैल्यू 3 रखा हमने, 3 रखा, ठीक है। और y का वैल्यू रखेंगे -2, y का वैल्यू रखा -2। ध्यान समझिएगा, x का वैल्यू हमने 3 रखा जब, तो हाँ y का वैल्यू -2 रखा, तो यहाँ पर 3, यहाँ पर x का वैल्यू 3 रखा और y का वैल्यू क्या आएगा, -2। तो ये पॉइंट जो है ये इस तरह से यहाँ पर मीट करेगा, ध्यान से समझिएगा। ये पॉइंट यहाँ पर आपको मीट करेगा, ध्यान समझिएगा, इसको यहाँ पर मीट करेगा ना पॉइंट, यहाँ पर 3 है और यहाँ -2 है, ठीक है। ये पॉइंट कहीं ना कहीं यहाँ पर मीट करेगा और ये पॉइंट आपको D कहलाएगा, समझिएगा ध्यान से। इस बात को हमें ध्यान से समझना है। D पॉइंट कहाँ है, ये 3 और -2 के बीच में है, ठीक है। अब हम लोग CD पॉइंट को मिला देते हैं। CD पॉइंट को मिलाइएगा तो क्या होगा, ध्यान समझिएगा। और CD पॉइंट को मिलाता हूँ मैं, तो इस तरह से कुछ लाइंस बनेगा हमारे सामने, ठीक है।
इस तरह से कुछ लाइन्स बना और सी डी पॉइंट्स को मिला दिया, ये लाइन्स इधर से कुछ इस तरह से लाइन्स बना, ठीक है। और अब ए बी पॉइंट्स को मिला दीजिए, ए बी पॉइंट्स को मिलाता हूँ तो ये कुछ इस तरह से लाइन्स बनेगा, ठीक है, ये कुछ इस तरह से लाइन बनेगा, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि लाइन इंटरसेप्ट कर रहा है 6 और 0 पर, अर्थात इसका मतलब वैल्यू ये है, इसका मतलब ये है कि 6 और 0 जो वैल्यू है वो दोनों ही इक्वेशन को, यानी सिमुल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को, यानी दोनों ही इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर अगर हम लोग 6 रखते हैं और 0 रखते हैं तो वैल्यू क्या आ जाएगा, 6 ही आ जाएगा, बराबर आ गया। और यहाँ पर अगर हम लोग 6 रखते हैं और 0 रखते हैं तब भी वैल्यू 6 2 6 क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। दैट मीन्स ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से हम लोग इसका आंसर फाइंड कर सकते हैं और हम लोग इसका आंसर जान सकते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले करना क्या होता है कि हमें ये चेक करना होगा कि ये रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है कि नहीं। अगर प्रतिच्छेद करेंगी यानी इंटरसेप्ट करेंगे तभी केवल और केवल एक हल पॉसिबल है। अगर रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं और सभी रेखाएं संपाती होती हैं तब इस कंडीशन में कोइंसिडेंस होंगी तो बहुत सारे अनेक हल पॉसिबल है। और अगर रेखाएं क्या होती है, समांतर होती है, पैरेलल होती है तो कोई भी हल पॉसिबल नहीं है। इसलिए जब भी आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से इस तरह के दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म का हल ज्ञात करना हो, सॉल्यूशन ज्ञात करना हो, तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि रेखाएं जो है वो एक दूसरे के प्रतिच्छेद कर रही है कि नहीं। प्रतिच्छेद करेंगे तभी उसका हल पॉसिबल होगा और प्रतिच्छेद नहीं करेंगे तो उसका हल पॉसिबल नहीं होगा। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और ये वीडियो आपके लिए कुछ यूज़फुल हुआ होगा। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आया और आपके लिए यूज़फुल है तो आप लोगों को करना क्या है, इस वीडियो को लाइक करना है और हर उस बच्चे तक शेयर करना है जिसको इसकी ज़रूरत है। तो मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।